हे गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए सर, हम कर रहे थे कैपिटल गेन्स और अपना डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। सो बिफोर बिगिनिंग, दिस इज मी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। आई टीच बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड टैक्सेशन टू सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये मेरा शेड्यूल है। अगर मेरी पुरानी कोई भी क्लास आप देखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वर्चुअल लाइब्रेरी पर जाकर देख सकते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी पे आपको शुरुआत से लेकर अभी तक के मेरे जितने भी सेशंस हैं सारे के सबके लिंक्स मिल जाएंगे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। अगर आप और ज्यादा डेडिकेटेड एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से और स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं। और आइकॉनिक में प्लस के सभी बेनिफिट्स के साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस और टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसके अंदर जितने भी बैचेस चल रहे होते हैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा टू एनी पर्टिकुलर एजुकेटर और फॉर एनी पर्टिकुलर बैच। नाउ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा। यहां स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा। फिर यहां पर आपको अपना गोल सिलेक्ट करना होगा सीए, उसके बाद यहां सीए इंटरमीडिएट। फिर यहां पर आपको क्लिक करना होगा गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, प्लस और आइकॉनिक। यहां पर आप अपने पसंद का सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। प्राइसेस आपको वहीं पर दिख जाएंगे। क्योंकि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पे प्राइसेस नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है जिस दिन आप देखें उससे प्राइसेस थोड़े से डिफर करें, क्योंकि कई बार अनअकैडमी कीप्स ऑन कमिंग अप विद ऑफर्स। तो हो सकता है मैं आपको थोड़े से इंक्रीज प्राइस दिखाऊं और वहां पर वेबसाइट पे आपको थोड़े से कम प्राइसेस मिले, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। राइट, हम कर रहे थे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। मैं एक बार जल्दी से आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया था। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था सेक्शन 45(1) विच वाज अ चार्जिंग सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि any profits or gains arising from the transfer of a capital asset effected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. तो there should be a capital asset, it should have been transferred और आपका ये जो गेन होगा वो टैक्सेबल होगा उस साल में जिस साल में ये ट्रांसफर ने टेक प्लेस किया है। उसके बाद कैपिटल एसेट का मतलब हम लोगों ने समझा था। तो हमने देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हो जाती है, लेकिन उसके कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन में सबसे पहला स्टॉक एंड ट्रेड, उसके बाद पर्सनल इफेक्ट्स। लेकिन पर्सनल इफेक्ट्स के भी एक्सेप्शंस हैं, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड एक ऐसी लैंड होती है जो कि रूरल एरिया में सिचुएटेड होती है। रूरल एरिया एक ऐसा एरिया होता है जो कि अर्बन एरिया नहीं होता है। अर्बन एरिया मतलब जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम है तो उस एरिया के आसपास के 2 किलोमीटर वाला एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम है तो उस एरिया के आसपास के 6 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो उस एरिया के साथ साथ उसके आसपास के 8 किलोमीटर तक का एरिया भी अर्बन एरिया हो जाएगा। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया मीनिंग ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर में सेल ऑफ कैपिटल एसेट भी आ जाता है, एक्सचेंज ऑफ कैपिटल एसेट भी आता है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट या एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट इन कैपिटल एसेट आता है, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट आता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड आता है, अलाउइंग पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पर कैपिटल एसेट्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई किया हुआ है। अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग पीरियड्स ऑफ होल्डिंग्स हैं। अगर लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं या यूनिट्स ऑफ यूटीआई हैं या जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसके लिए 12 महीने का पीरियड देखते हैं। अगर 12 महीने से कम की होल्डिंग है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, अगर 12 महीने से ज्यादा की होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अगर अनलिस्टेड शेयर्स है और लैंड, बिल्डिंग और बोथ है तो फिर 24 महीने की पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं। अगर 24 महीने या उससे कम है पीरियड ऑफ होल्डिंग तो फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाता है। और अगर यूनिट्स ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड है, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एंड अदर एसेट्स हैं अदर देन शेयर्स हैं और अदर कैपिटल एसेट्स हैं तो 3 साल का यानी 36 महीनों का पीरियड ऑफ होल्डिंग लिया जाता है। अगर 36 महीने से कम है तो फिर ये शॉर्ट टर्म एसेट है और अगर 36 महीने से ज्यादा है तो फिर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है। फिर हम लोगों ने कंप्यूटेशन देखा था। कंप्यूटेशन में हम लोगों ने बात की थी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में तो बड़ा सिंपल सा हो जाता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, नेट कंसिडरेशन आता है। इसमें से हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस कर देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। वेयर इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेते हैं, उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, नेट कंसिडरेशन आता है। फिर इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वी टेक इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ
इंप्रूवमेंट। अब ये इंडेक्सिंग क्या होती है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सरकार हर साल कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालती है, जिससे साल दर साल इन्फ्लेशन कितना हुआ ये पता करने में हम लोगों को मदद मिलती है। तो ये बेसिकली एकदम ही यूनिटरी मेथड है और कुछ भी नहीं है। तो लेकिन इसमें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी ये आ जाता है। 2001-2 को बेस ईयर माना गया है, तब से तो 2001-2 का बेस ईयर का इंडेक्स नंबर जो है वो 100 है, और उसके बाद से अभी तक के इंडेक्स नंबर्स आ चुके हैं। हमारे काम के लिए जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का इंडेक्स नंबर है वो है 317। तो आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए सिर्फ ये 317 याद रखना है, और ये याद रखना है कि 2001-2 का इंडेक्स नंबर 100 है। बाकी कोई भी इंडेक्स नंबर अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा तो क्वेश्चन वाले आपको बताएंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूट आपको लिख कर देगा। फिर हमने बात की थी कि अगर कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले का परचेज किया हुआ होता है तो इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडेक्सेशन के पर्पस के लिए आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हो, तो या तो ओरिजिनल कॉस्ट या तो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, ये आप लेते हो। और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर होता है 1 अप्रैल 2001 से पहले तो आप इसको कर देते हो इग्नोर। फिर हमने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया था, एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर अपना डिस्कशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर अपना डिस्कशन करते हैं। लेट्स सी। Nishten owns a capital asset which was purchased by him on 1st May 1999. Okay, 1st May 1999 यानी 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज किया था, ठीक है। कितने का? 5 लाख रुपए का। The market value of the said asset as on 1st April 2001 was 3 लाख रुपीज। अब इधर देखो, मैंने 5 का खरीदा और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज 3 लाख रुपीस। तो इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्सेशन के लिए मैं किस वाली कॉस्ट को अज्यूम करूंगा? मैं 5 लाख को लूंगा, विच एवर इज हायर, ठीक है। The said asset was sold for 20 lakh rupees on 30th January 2022. Expense incurred on transfer amounted to 5,000 rupees. Compute capital gain for assessment year 22-23. आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडिसेस यहां पर दिए ही हुए हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर कितना हुआ? 20 लाख का ट्रांसफर हुआ। तो यहां मैं लिख देता हूं 20 लाख का ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने आए? 5,000 के ट्रांसफर एक्सपेंसेस आए, ठीक। कैलकुलेटर देवता को बुलाते हैं। 20 लाख माइनस 5,000, 1995। ठीक। फिर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में 5 लाख लूंगा या 3 लाख लूंगा? मैं 5 लाख लूंगा। इट्स आइदर ओरिजिनल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो मैं 5 लाख लूंगा। तो मैंने लिया 5 लाख इनटू इंडेक्स फॉर द करंट ईयर, इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर इज 317, और जिस साल खरीदा, मतलब अब जिस साल खरीदा क्या, हम तो 1 अप्रैल 2000 ये 2001-2 का इंडेक्स नंबर लेंगे। 98-99 का तो इंडेक्स नंबर नहीं है ना मेरे पास। तो इवन दो कॉस्ट में 5 लाख वही वाले लूंगा, 98-99 वाली, क्योंकि वो हायर है, लेकिन इंडेक्स नंबर हम लोग हमेशा फिर बेस ईयर का लेंगे, एंड दैट विल बी 100, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। यहां पर हमारा जो सबसे छोटा इंडेक्स नंबर है वो तो 100 है, फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का। तो इवन दो कॉस्ट मैंने 5 लाख रुपए ले ली, लेकिन 1 अप्रैल 1999, अब 1999 से 2000 का हमारे पास कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स तो है नहीं, राइट। तो हम लोग इंडेक्स नंबर वही लेंगे, बेस ईयर का इंडेक्स लेंगे। तो 5 लाख इंटू 317/100, ये आएगा आपका 15,85,000। and your capital gain will be 1995 माइनस MRC 4,10,000 का आप लोगों का। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था वो ये था, Nishten owns shares of unlisted company which was purchased by him
ऑन 15th October 2021 फॉर 5 लाख रुपीज। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल की होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने कब खरीदा? 15th October 2021 को परचेज किया, यानी अगर 15th October 2000 नहीं, एक मिनट, हाँ, परचेज बाय हिम ऑन 15th October 2021। तो अगर 15th October 2022, 15th October 2023, अगर 15th October 2023 से पहले बेच दिया गया तो ये वाले शेयर्स आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। यहां 2 साल का आएगा क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स के अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है, ठीक है। चलो, फॉर 5 लाख रुपीज द सेड एसेट वाज सोल्ड फॉर 6,80,000 रुपीज ऑन 30th January 2002। हाँ, तो शॉर्ट टर्म ही हो गया ये। Expense incurred on transfer amounted to 5,000 rupees. Compute the capital gain for the assessment year 2022-23. Very simple question. Full value of consideration कितना मिला मेरे को? 6,80,000। ठीक है। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने थे? 5,000। तो ये आ जाएगा 6,75,000, ठीक है ना, 6,75,000। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 5 लाख। तो जो आपके कैपिटल गेन्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 75,000। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, 1,75,000, ठीक है। 1,75,000 विल बी योर कैपिटल गेन्स, राइट, सिंपल। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को दिया था वो ये था, Nishtin owns shares of unlisted company which was purchased by him on 15th October 2016 for 5 lakh rupees. Said asset was sold for 6,75,000 rupees on 30th January 2022। तो देखो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, 2 साल के बाद बेचा है, ठीक है ना। 15 अक्टूबर 2016 को खरीद लिया था, तो 15 अक्टूबर 2018 तक 2 साल की लिमिट है, उसके बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो यहां पर ये लॉन्ग टर्म है। Said asset was sold for 675 on 30th January 2022. Expense incurred on transfer amounted to 5,000 rupees. Compute the capital gain for the assessment year 22-23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी हो गई? 675। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 675 एंड एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर इज 5,000। तो 6,75,000 expenses on transfer is this, तो 6,70,000 is your net consideration, ठीक है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख का खरीदा था, 317 अपॉन कौन से साल में खरीदा था? 15th October 2016, तो 16-17 में खरीदा था, और 16-17 का 264 यहां पर दिया हुआ है, ठीक। अब सॉल्व कर लेंगे आप। 5 लाख इंटू 316 डिवाइडेड बाई 264 इज इक्वल टू 6,379, ठीक है, 6,379। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। इट्स 6,379। और उसके बाद 6,70,000 माइनस 6,379। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आता है मेरा 69,621, ठीक है। दिस इज माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 69,621। आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुकी है, ठीक है। फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। आई होप सिंपल चल रहा होगा ये, ठीक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, Nishtin owns a commercial property which was purchased by him on 15th October 2016 for 10 lakh rupees. The said asset was sold for 1775 on 30th January 2022। तो देखो 2016 में खरीदा था, और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो उसमें भी 2 साल का होता है, और यहां पर क्योंकि 2 साल के बाद बेचा है इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। Expense incurred on transfer amounted to 5,000 rupees. Compute the capital gain for the assessment year 22-23. Cost inflation index आपको अलग अलग सालों का दिया हुआ है, ठीक है। तो 17,75,000 में ये बेची गई, 17,75,000 में बेचा। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने? 5,000। 17,70,000
इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा था? 10 लाख में खरीदा था। 316 और डिवाइडेड बाय 2016-17 का कितना? 264, 264। ठीक, 10 लाख इंटू 317 अपॉन 264, 12,758। ठीक, 12,758 एंड योर आंसर विल बी 17,70,000 माइनस 12,758, 5,69,242। डन, ग्रेट। होमवर्क वाले सारे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, टेक इट स्क्रीनशॉट। Full value of consideration, transfer expenses, net consideration, indexed cost of acquisition, long term capital gain done। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने। Nishtin owns a capital asset which was purchased by him on 1st May 1989 for 5 lakh rupees. The fair market value as on 1st April 2001 was 18 lakh rupees. The said asset was sold for 1 crore rupees during financial year 21-22. Expense incurred on transfer amounted to 15,000 rupees. Compute the capital gain for the assessment year 22-23. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। हमने ये मकान जो भी प्रॉपर्टी है ये मैंने परचेज की 1 मई 1989 में। ठीक है, 1989 ऑनेस्टली मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 1991 में पैदा हुआ हूं मैं, तो 1989 में था नहीं, लेकिन मैंने खरीद ली। ठीक है, और 1989 में निश्चिन का भी पता नहीं क्या ही था, लेकिन फिर भी हो गया, राइट। तो 5 लाख रुपए का कैपिटल एसेट खरीदा 1989 में। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 इज व्हाट? 18 लाख रुपीज। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू इज 18 लाख रुपीज। ये बात तो हो गई यहां पर तय। ठीक है, 18 लाख रुपीज इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। तो दोनों में से हायर कौन है? दोनों में से हायर इज 18 लाख रुपीज। तो इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 18 लाख रुपीज लूंगा। इसको बेच दिया गया 1 करोड़ रुपए का। आओ, 1 करोड़ रुपए इज द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितने हुए? 15,000 रुपए। तो 1 करोड़ माइनस 15,000, 9985। अब इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए जो हायर वाली वैल्यू होती है वो लेते हैं। तो हायर वैल्यू इज 18 लाख रुपीस। ठीक है, और करंट ईयर का इंडेक्स इज 317, बेस ईयर का इंडेक्स इज 100, तो 18 लाख इंटू 317 अपॉन, ठीक है, 18 लाख इंटू 317 अपॉन 100, 5706,000। तो हमारे पास जो कैपिटल गेन निकल कर आता है 9985 है ना, माइनस एमआरसी 4279। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। 42,79,000 रुपीज। डन, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट्स सी, Nishtin purchased a property during 2003-04 for 5,50,000 rupees. He spent 4 lakh rupees on improvement during 2004-05. The property was sold for 60 lakh rupees during the previous year 21-22. Brokerage is 3%. Compute capital gains. ठीक है, तो full value of consideration is 60 lakh rupees. Full value of consideration is 60 lakh rupees. ठीक, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने हुए? ब्रोकरेज हुई 3%, तो 3% आर द ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो 60 lakhs का 3/100, दिस इज 1,80,000 रुपीज। ठीक है, 1,80,000 रुपीज। कितना बचेगा? माइनस एमआरसी
58,20,000 रुपीज। ठीक है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? 5,50,000। 5,50,000 इंटू 317 अपॉन कौन से साल में खरीदा था? 2003-4 में खरीदा था। ठीक है, 2003-4 में खरीदा था। तो 2003-4 और 2004-5 में इंप्रूवमेंट हुआ था। तो 2003-4 और 4-5 दोनों की इंडेक्सेस चाहिए, तो देख लेते हैं। 3-4 का कितना था इंडेक्स? 3-4 का इंडेक्सेस 109 एंड 4-5 का 113। तो 109 और 113, 109 और 113। एक सौ नौ और 113। ठीक है, राइट। सो 2003-4 में कॉस्ट है 109, तो 55 lakhs, नहीं 5,50,000 इंटू 370 डिवाइडेड बाई 109, 1599,541, 1599,541। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना आएगा? 4 लाख रुपीज। ठीक है, इंटू 317 अपॉन 113 था आई गेस। यस, 113। राइट, 4 lakhs इंटू 317 अपॉन 113, 1122,124, 1122,124 कितना आएगा ये टोटल? 1599,541 प्लस 1122,124, 2721,665। ठीक, कैपिटल गेन कितना हो गया? 5820 माइनस 2721,665, 3098,335, 3098,330। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। सिंपल क्वेश्चन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। आई एम श्योर अब आप लोगों को एक मतलब फ्लो में आ गया होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम सेम टाइप के क्वेश्चंस ही रिपीट हुए जा रहे हैं, तो फ्लो में तो आ ही गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Nishten purchases a house property for 1,07,000 rupees on 15th April 1984. The following expenses are incurred by him for making addition or alteration to the house property. Cost of construction of first floor in 1992 to 1993, 5 lakh rupees. Cost of construction of second floor in 2003-4, 6,10,000. Reconstruction of the property in 2009-10, 7,50,000. Fair market value of the property on April 1, 2001 is 5,50,000. House property sold by Mr. C. Mr. C in Nishten. House property sold by Nishten on August 10, 2021 for 79 lakh rupees. Expenses incurred on transfer 50,000. Compute the capital gain for the assessment year 2022-23. ठीक, very simple. Compute the capital gain for 2022-23. ऑलराइट, तो देखो हमने मकान कब खरीदा? जो भी प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है, ये कब खरीदा? 1984 में, मतलब 1 अप्रैल 2001 से पहले की है। ठीक, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 क्या थी? 5,50,000 थी। ठीक है, इंडेक्सिंग के पर्पज से हम किसको लेंगे? 5,50,000 को लेंगे या 1,07,000 को लेंगे? हम 5,50,000 को लेंगे, बिकॉज विच एवर इज हायर हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। दूसरी चीज, पहला इंप्रूवमेंट हुआ 1992-93 में। ठीक है, क्या इसको कंसिडर हम लोग करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले के जितने भी इंप्रूवमेंट्स होते हैं उनको हम इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि जब हम 1 अप्रैल 2001 की फेयर वैल्यू लेते हैं तो हम तो मतलब ये ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि फेयर वैल्यू में ये इंप्रूवमेंट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड ही होगा। ठीक, दूसरा इंप्रूवमेंट हुआ है आपका सेकंड फ्लोर का 2003-4 में,
इसका इन्फ्लेशन इंडेक्स हम लोग देख लेते हैं। 2003-4 का इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या आएगा? 109। ठीक है, लिख देता हूं मैं 109। ठीक है, और फिर 2009-10 का क्या आएगा? 2009-10 का 148। 2009-10 इज 148। 148 था ना? हाँ, 148। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, नहीं 11 तो हो गया, 12। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हाउस प्रॉपर्टी कितने में बेची? 79 लाख रुपीस में बेची। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितने हुए? 50,000 हुए। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर 50,000, तो 79 लैक्स माइनस 50,000, 7850। ऑल राइट, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हम 5,50,000 लेंगे, द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001। ठीक है, 5,50,000 लेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट को नहीं लेंगे क्योंकि हायर ये वाली है। तो 5,50,000 इंटू करंट ईयर का 317 अपॉन 100। ठीक है, तो 5,50,000 इंटू 317 अपॉन 100, 1743,500। ठीक, नाउ इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2003-4 का, क्यों? क्योंकि 1992-93 का इग्नोर कर देंगे, राइट? क्योंकि 1 अप्रैल 2001 से पहले हुआ है। अभी 2003-4 का 6,10,000, ओके, 6,10,000 इंटू 317 अपॉन 2003-4 का इंडेक्स नंबर इज 109। तो ये क्या है? 6,10,000 इंटू 317 अपॉन 109, 1774,037। ठीक है, 1774,037। दूसरा इंप्रूवमेंट हुआ, दूसरा इंप्रूवमेंट हो गया ये आपका 2009-10 में 7.5 लाख रुपए का। $148। ऑलराइट, 7,03,000 इंटू 317 बाई 148, 16,06,419। ठीक, ऑलराइट, तो ये अब आपका कितना हो जाएगा? 1743,500 प्लस 1774,037 प्लस 16,06,419, 51,23,956, 51,23,950 कितना आया है? 7850 माइनस 51,23,956, 27,26,044, 27,26,040। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया है। डन, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपके सामने, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। निश्चन acquired a house property for 8 lakh rupees in previous year 82-83 and he paid stamp duty at the time of acquisition 1,70,000 rupees. Fair market value of property as on 1st April 2001 is 17 lakh rupees. He made the following improvements 96-97 में, 2012-13 में और 2020-21 में. He transferred the property on 14th February 2022 for 1 crore 50 lakh rupees
एंड पेड कमीशन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 3%, कंप्यूट कैपिटल गेन्स। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 1 अप्रैल 2001 से पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी, व्हाट इज द फेयर मार्केट वैल्यू? 17 लाख। तो इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे तो हम 17 लाख लेंगे, ठीक है। फिर इंप्रूवमेंट 96 97 में जो इंप्रूवमेंट हुआ उसको हम इग्नोर कर देंगे, सीधी सी बात है। 12 13 और 20 21 का वो ले लेते हैं, कॉस्ट एक्विजिशन, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 12 13 और 20 21 का। 12 13 का क्या है? 200 और 20 21 का क्या है? 301, ठीक है। 200 और 301, 200 और 301, ठीक है ना। आओ सॉल्व करते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये। लेट्स सी, ये रहा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 1.5 करोड़ का बेचा है, ठीक। ट्रांसफर एक्सपेंसेस 3%, $4,50,000। 1.5 करोड़ में से माइनस करेंगे ये 145.50, ठीक। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग कौन सी वाली लेंगे? 17 लाख लेंगे। तो 17 लाख इंटू 317 बाई 100, 5389, ठीक। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 12 13 की, 12 13 की कितनी? 8 लाख है, 8 लाख इंटू 317 अपॉन 200, ये 8 लाख इंटू 317 अपॉन 200, 12,68,000, ठीक। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2020-21 की कितनी है? 7.5 लाख, $301, ये है ना, यस। तो 7.5 लाख इंटू 317 अपॉन 301, 789,867, कितना हुआ? 5389 प्लस 1268, क्या हो गया? $1268 प्लस 789,867, 74,46,867, 74,46,867। तो अभी 145,000 माइनस 74,46,8, 71,03,133, 71,03,133। दिस इज योर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, फिर आगे चलते। डन, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Nishten purchases a house property. Nishten purchases a house property for 16 lakh rupees on 30th June 1994. The following expenses were incurred by him for making addition or alteration to the house property. Cost of construction of first floor in 1995-96, 4 lakh rupees.
Cost of construction of second floor in 2002-03, 10,50,000 rupees. Alteration or reconstruction of the property in 2006-07, 11,25,000 rupees. Fair market value of the property on 1st April 2001 is 22 lakh rupees, and stamp duty value of the property as on 1st April 2001 is 20 lakh rupees. The house property is sold by him on 15th June 2021 for 1 crore 50 lakh rupees. Expenses incurred on transfer 1 lakh rupees. Compute the amount of capital gains chargeable to tax for the assessment year 22-23. Cost inflation indices आप लोगों को दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखो अगेन यहां पर जो मकान खरीदा है वो 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है, तो कितने का खरीदा? 16 लाख का। What was the fair market value? The fair market value was 22 lakh rupees. Sir, but what is the stamp duty value? ठीक है, तो stamp duty value for the time being आप सिर्फ इतना समझ लो जिसपे stamp duty पे की जाती है, ठीक है। क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज दैट वैल्यू, इसके ऊपर अब कैलकुलेट की जाएगी स्टैंप ड्यूटी और फिर वो आप सरकार को दोगे, ठीक है। तो ये स्टैंप ड्यूटी वगैरह कैसे होता है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी हुई है तो फिर आप इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही लोगे, ठीक है। वैसे क्या होता है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है। लेकिन अब यहां पर अगर हायर देखा जाए तो ये 22 लाख आ गया, लेकिन दिस कैन नॉट एक्सीड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, ठीक है। दिस कैन नॉट एक्सीड द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो क्योंकि ये 22 लाख है तो इसलिए हम 20 लाख रुपए लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 लाख रुपए ले लिया। उसके बाद इंप्रूवमेंट्स देखो, इंप्रूवमेंट्स में ये 95 96 वाले इंप्रूवमेंट को इग्नोर कर देंगे और बाकी सारे इंप्रूवमेंट्स को लगा देंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 1.5 करोड़ में बेचा है ये वाला मकान भी, ये वाला मकान 1.5 करोड़ में बेचा है, ठीक है। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कितना है? 1 लाख रुपए, ठीक। तो 1 करोड़ 49 लाख रुपीस, ठीक है ना। 1 करोड़ 49 लाख रुपीस। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए 20 लाख रुपए ही लेंगे। $317 अपॉन 100, 20 लाख इंटू 317 डिवाइडेड बाई 100, 63,40,000, ठीक। आगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट? पहले ये वाली 2002-03 वाली 10,50,000, ठीक है। 2002-03 वाली 10,50,000 इंटू 317 अपॉन 2002-03 का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? 105, ठीक है। 2002-03 का है 105, ये देखो 10,50,000 इंटू 317 अपॉन 105 कितना आता है? 31,70,000। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2006-07 वाला, 6-7 वाला क्या है? 11,25,000, 11,25,000 इंटू 317 अपॉन 2006-07 का क्या है? 2006-07 का 122, 122। ऑलराइट, 11,25,000 रुपए इंटू 317 अपॉन 122, 29,23,156, 29,23,150 कितना आया ये? 63,40,000 प्लस 31,70,000 प्लस 29,23,150, 124,33,156। यही है 124,33,156। तो 1 करोड़ 49 lakhs minus this will give you 24,66,844, 24,66,844। This is your long term capital gain। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। आज के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखो समझो बात को, हमने कैपिटल एसेट क्या होता है समझ लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली, हमने ट्रांसफर क्या होता है समझ लिया, उसकी डेफिनेशन देख ली, सारी इंक्लूजन्स देख लिए वगैरह वगैरह। तीसरा पॉइंट जो था, इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, सेक्शन 45 जो चार्जिंग सेक्शन था उसमें तीन चीजें बोली थी। वन, देयर शुड बी अ कैपिटल एसेट, टू, देयर शुड बी ट्रांसफर, थ्री, द इनकम विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। ठीक है, और फिर ट्रांसफर के अंदर हम लोगों ने कई सारी और चीजें भी देखी थी। कल की क्लास से, कल तो नहीं, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, आई थिंक मंडे को आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो मंडे को जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो नेक्स्ट क्लास से विल एक्चुअली लुक इनटू दीज थिंग्स। ठीक है, कि अभी इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टू प्लेस का मतलब क्या है, अगर जो जैसे कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड है, तो उस पे टैक्स के इंप्लीकेशंस क्या होंगे वगैरह वगैरह। तो इट्स गोना गेट मच मोर इंटरेस्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो प्लीज ये सब कुछ आप रिवाइज करके आइएगा। एक बार मैं पूरा रिवाइज तो आप लोगों को करवा ही दूंगा, बट द सोल रीजन, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं हमेशा आप लोगों को शुरुआत में बेसिक के बहुत सारे क्वेश्चंस करा देता हूं। ठीक है, तो वो मैं इसीलिए कराता हूं जिससे आपके दिमाग में एक बार ना फॉर्मेट बैठ जाए। एक बार फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, एक बार आपका हाथ चलने लगेगा, मसल मेमोरी में आ जाएगा, उसके बाद आप इन चीजों पर फोकस करना थोड़ा सा कम कर सकते हो। नहीं तो यही होता रहेगा, यार ये फॉर्मेट बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। ठीक है, तो आई सी यू गाइस लेटर नाउ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज इसको रिवाइज करते रहना, पुराना भी रिवाइज करते रहना, एंड टेक केयर, गुड नाइट।